सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने विकारी शब्दों का परिचय किया और उनकी अनेक विशेषताओं को भी जान लिया, लेकिन अभी भी अविकारी पदों को जानना शेष है। तो चलिए देखते हैं आखिर इनमें क्या विशेष है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि जो हम अभी तक देख चुके हैं, जो जान चुके हैं, उनमें हमने यह समझा था कि पद परिचय होता क्या है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। और इसके साथ साथ हमने संज्ञा पद का, सर्वनाम पद का, विशेषण पद का और क्रिया पद का परिचय जान लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अविकारी पदों के परिचय पर बात करेंगे। पद को हमने 2 हिस्सों में बांटा था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विकारी और अविकारी। विकारी के जो 4 प्रकार हैं वो तो आप समझ चुके। अब हम अविकारी के 5 प्रकारों को आज के वीडियो में समझने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले क्या आएगा? क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, फिर समुच्चय बोधक और अंत में आएगा निपात। इन 5 का परिचय आज हम करने वाले हैं बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के पद परिचय की। जब हम क्रिया विशेषण का पद परिचय जानने लगे तो उसके लिए हमें उसके भेद पर विचार करना होगा कि वह रीतिवाचक है, कालवाचक, स्थानवाचक अथवा परिमाणवाचक। आपको पता है ये सारे क्रिया विशेषण के भेद हैं। इसी के आधार पर ही हम इन्हें छांटते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, चुन्नू मुन्नू बाहर गए। अब यहाँ यदि हम बाहर का परिचय प्राप्त करना चाहें तो हमें यह सोचना होगा कि इनमें से कौन से वाला प्रकार है। ये रीतिवाचक है या कालवाचक है या स्थानवाचक है अथवा परिमाणवाचक है। और फिर जब आप इस पर विचार कर लेंगे तो आपको क्रिया विशेषण स्वयं ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा है और स्थान को दर्शा रहा है, इसलिए स्थानवाचक हुआ। और किस क्रिया से संबंध है? गए क्रिया से। गए क्रिया के साथ यह संबंध रखता है क्योंकि उसी के स्थान की विशेषता को बताता है। तो आपने देखा कितना सरल है क्रिया विशेषण का पद परिचय प्राप्त करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं और इसमें आप स्वयं सोचिए और उसके बाद केवल मिलान कीजिएगा। यहाँ जो भी अलग रंग वाले पद हैं इनका परिचय आपको सोचना होगा। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। इन तीनों का ही पद परिचय आप स्वयं सोचिए। देखिए कि ये किस प्रकार के पद हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं आप बता सकते हैं। सोच लिया आपने? पता चल गया? तो चलिए मिला लेते हैं। वहां का देखिए, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और मिलूंगा क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसी तरह से जरूर पर जब हम विचार करते हैं तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसमें निश्चय बोधक है और साथ ही मिलूंगा क्रिया की विशेषता को बता रहा है। और जल्दी की बात करें अगर हम, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और प्रकार बोधक है, वह आ जाना क्रिया की विशेषता को बता रहा है। यानी आपको क्रिया विशेषण तो समझ में आ गए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इससे अगले वाले अविकारी शब्द को देख लेते हैं और उसके लिए ये एक अन्य उदाहरण आपने स्वयं करना है। ये आपके अभ्यास के लिए आप स्वयं करिएगा और यहाँ से केवल मिलान कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं, वीडियो को यहीं कहीं पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और संबंध बोधक का पद परिचय प्राप्त करते हैं। संबंध बोधक के भी अनेक भेद होते हैं और आपने उन्हीं में से ही छांटना है कि ये कौन से वाला भेद है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक,
कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक या फिर संबंधी शब्द। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे चोर से पहले पुलिस आ पहुंची। अब आप सोचिए, यहाँ चोर से पहले अगर मैं इसको सोचूं तो यहाँ यह कौन से वाला अविकारी शब्द बनेगा। तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये संबंध बोधक है और पहले को देखकर पता चलता है कि ये कालवाचक है। तो इस प्रकार जब हमने ये दोनों विशेषताएं बता दी तो इसका मतलब इसका परिचय हमें प्राप्त हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। छत के ऊपर कौन बैठा है। यहाँ ऊपर पर विचार करना है हमें। ऊपर आप सोच पा रहे होंगे कि यह किसको दर्शा रहा है, स्थान को या काल को या रीति को या परिमाण को। आप स्वयं सोच करके देखिए और वही विशेषता तुम्हें बता देनी है। तो यहाँ इसकी विशेषता क्या बनेगी। एक तो ये संबंध बोधक है, छत के तथा कौन इन दोनों को ही आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये इसके संबंधी शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समुच्चय बोधक का परिचय प्राप्त करते हैं। समुच्चय बोधक के लिए भी हमें एक तो देखना होता है इसका भेद और दूसरा इसका संबंध कि वाक्य में ये अन्य पदों को किस प्रकार से जोड़ रहा है। यह कौन कौन से वाक्यों को या शब्दों को परस्पर जोड़ता है। तो समुच्चय बोधक के अंदर हम संयोजन या विभाजक देखते हैं। संयोजन आपको पता होगा कि जब दो को जोड़ने वाला है, और विभाजन मतलब जब अलग करने वाला है, उनको एक दूसरे से भिन्नता दिखाने वाला है, और यह विरोध दिखा रहा है या इस पद की वजह से कोई परिणाम निकल रहा है। तो इस प्रकार से भेद देखेंगे और साथ ही हम संबंध देखेंगे। और इस बात को हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। यहाँ जब हम और पर विचार करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये दो वाक्य हैं। एक तो राकेश ने खाना खाया और दूसरा पढ़ने बैठ गया। इन दोनों को ये जोड़ने वाला है, तो इसीलिए इसका परिचय क्या होगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जोड़ने वाला है इसीलिए समुच्चय का बोध करा रहा है। और राकेश ने खाना खाया तथा पढ़ने बैठ गया, इन दोनों वाक्यों को ही ये जोड़ रहा है। तो इस प्रकार यह समुच्चय बोधक पद हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब हम विस्मयादि बोधक का पद परिचय जानेंगे। विस्मयादि बोधक केवल विस्मय दिखाने वाला नहीं, बल्कि ये वह होता है जो अलग अलग हाव भाव दिखाता है, जिसमें हर्ष भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, हमारी हैरानी भी हो सकती है, किसी को संबोधन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के हाव भाव को दर्शाने वाला विस्मयादि बोधक होता है। तो उसमें हमने यही छांटना है कि किस प्रकार के भाव को दर्शा रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ओह, तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर ओह को देख करके हमें क्या लगता है, हैरानी हो रही है या फिर खेद हो रहा है, दुख हो रहा है कि अरे हमारे लिए तो बचा ही नहीं, सारा खाना खत्म हो गया है ना। तो यहाँ विस्मयादि बोधक हुआ और आश्चर्य भी व्यक्त हो रहा है और खेद भी प्रकट किया जा रहा है। तो यही इसका परिचय है। आगे देखते हैं हम एक और उदाहरण। अच्छा, अब आराम से बैठो। अब अच्छा पर विचार करिए। अच्छा, इसको देख करके आप क्या क्या सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार का भाव है, वही हमें बताना है। यह भी विस्मयादि बोधक है, स्वीकृति सूचक है और स्वीकृति के भाव को दर्शाने वाला है। ठीक है, स्वीकृति सूचक का मतलब ही यही है कि ये स्वीकृति के भाव को दर्शाने वाला है। यदि ये मना करने वाला होता तो उस स्थिति में नकारात्मक हो जाता, लेकिन ये क्या है, स्वीकारात्मक है। तो आगे बढ़ते हैं और यह उदाहरण आप स्वयं करके देखिए। वाह, कितनी मनोरंजक कहानी है। इसमें भी आपको पता चल रहा है, इस चिन्ह से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम विस्मयादि बोधक की बात कर रहे हैं। और मनोरंजक कहानी यह वह पद परिचय होगा जो आप पहले से पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं। तो आप खुद छांटिए, ढूंढिए और मिलान कीजिए कि क्या वाकई आपने यही छांटे थे।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम अविकारी पद पर पहुंचते हैं जो कि निपात है। निपात क्या होते हैं पता है आपको? निपात यानी जो वाक्य में किसी पद के प्रभाव को बढ़ा दे, जिसके लिए हम ही, भी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो निपात के लिए भी हम यह छाटेंगे कि इस निपात की वजह से किस पद पर बल पड़ रहा है। उदाहरण देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए ऐसा कहा जाता, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, तब भी तो अर्थ वही निकलना था, लेकिन रुकना ही पड़ेगा, यहाँ ही जो है निपात है और यह अविकारी शब्द भी है, निपात तो है ही, और इसकी वजह से रुकने पर बल पड़ रहा है। जिस पर बल पड़ रहा है वह शब्द भी हमें बता देना है। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे अविकारी शब्द जान लिए। एक और उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तुमने तो हद कर दी, यहाँ पर तो को देखिए, केवल तुमने हद कर दी होता तब भी तो वही अर्थ था, किंतु तो से, यहाँ तो से प्रभाव बढ़ा, और किसका प्रभाव बढ़ा? वही पद यदि आपने छांट लिया तो समझिए कि आपने निपात को जान लिया। तो यह अविकारी शब्द है, निपात है और तुमने पर बल दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे अविकारी पदों को जाना, उनकी विशेषताओं को पहचाना, और अब अच्छी तरह से तो तब आएगा जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे। तो देखिए, आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य आ रहा है, आप इस अभ्यास कार्य को करिए ताकि आपको पद परिचय बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।